हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये जो सेशन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पर होने वाला है। जो हमारा इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसके अंदर हमने जो 4 प्रिंसिपल्स थे जो कि हमारे मिल्डर साहब ने दिए थे उनको पढ़ लिया था। साथ में जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है उनका जो ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर एंड नीड्स, वो वाला हमने कवर कर लिया था। वीडियो बीच में लैग होने की वजह से उसको इतना ही अपलोड करना पड़ा। तो अब आप अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उस पार्ट को देखिए, उसी के बारे में आप यहाँ से जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर अपन सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। और इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड प्रिंसिपल से। जो सेकंड प्रिंसिपल रहने वाला है, इसके अंदर अपन देखेंगे ग्रास रूट जो प्रिंसिपल है वो है। और ये जो ग्रास रूट प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज़ इफेक्टिव टू एंड रियल, इट हैज़ टू बी ए सिंथेसिस एंड डेमोक्रेसी ऑब्टेन एट द लेवल ऑफ द फैमिली एंड मोर पार्टिसिपेटरी एट द विलेज लेवल। ये प्रिंसिपल हमारा कहना चाह रहा है कि हमें फैमिली लेवल पे और साथ साथ में विलेज लेवल पे क्या करना पड़ेगा? डेमोक्रेसी देनी पड़ेगी। मतलब स्वतंत्रता हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी, हर फैमिली को देनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी और विलेज लेवल पे देनी पड़ेगी। तभी हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एक तरीके से जो हमारा देने का उद्देश्य जो है, तो हम क्या करेंगे उसको एक तरीके से हमारा जो उद्देश्य कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें डेमोक्रेसी देनी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और विलेज लेवल पे। तो ये सेकंड हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है। फिर बाद में अपन थर्ड प्रिंसिपल की अगर बात करें तो थर्ड प्रिंसिपल जो हमारा वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस का मतलब हो गया कल्चर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर। टू बी इफेक्टिव द अप्रोच एंड प्रोसीजर मस्ट बी सूटेड टू द कल्चर ऑफ द पीपल हु आर टोट। इसका कहना चाह रहा है कि जो एक्सटेंशन वर्कर है और जो फार्मर है, जैसे मैं फार्मर को एजुकेशन देने जा रहा हूँ, मेरा जो कल्चर है वो अलग है, मैं अलग कल्चर से रहता हूँ, अलग कल्चर से खाता पीता हूँ, अलग कल्चर से बात करता हूँ। और फार्मर का जो कल्चर है वो अलग है। यूँ समझ लो जैसे कि मैं यूँ फॉर एग्जांपल समझो मैं शहर में रहता हूँ और मैं हिंदी बोलता हूँ और ऐसे मेरा अलग कल्चर है। ऐसे हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, बोलने का अलग है, हाथ मिलाते हैं, ऐसे छोटे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे एक तरीके से समझ लो कि ऐसे जा रहा हूँ मैं। और फार्मर का कल्चर अलग है, वो ज़मीन पे बैठ के खाने वाला आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बोलता है और उसको कोई ऐसे हिंदी वगैरह बोलना ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं उसको कुछ, तो ये आता है। अब मैं उसको एजुकेट देने पहुँचाऊँ, मैं ऐसे चला जाऊँ टी-शर्ट और पजामा पहन के चला गया फार्मर के पास में और वहाँ पे हिंदी बोलने लग गया और अलग ही जो कल्चर है, जो मेरा अलग कल्चर है फॉर एग्जांपल, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग मैं उसको समझाने लग जाऊँ कि इंग्लिश में समझाने लग जाऊँ कि दिस डू यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू कल्टिवेट योर लैंड लाइक दिस। तो उसमें कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा, उसके और मेरे कल्चर में डिफरेंस आ गया। सो मुझे अगर उस फार्मर को समझाना है तो मेरे को उसका कल्चर समझना पड़ेगा कि उस तरह वो किस तरह बात करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो किस कल्चर को फॉलो कर रहा है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग उसी वे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको टीच करना पड़ेगा जो भी बात मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। तो ये कल्चर डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है ये हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर के बीच में कल्चर डिफरेंस होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मर का जो कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग जाके एक्सटेंशन वर्कर को पहले वो कल्चर सीखो, या नहीं सीखना है तो उसकी ट्रेनिंग लो और उसके बाद में जाके उस फार्मर को उस चीज़ के बीच में समझाओ। तो उसी प्रोसीजर से आप समझाओगे तभी जाके उस फार्मर को जो हम एजुकेट करना चाह रहे हैं तो वो हमारी बात को सुन पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेशन की। अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ द एजुकेशनल एंडेवर। ये कहना चाह रहा है कि जो अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, आप किसी को एजुकेट करने जा रहे हो, जैसे एक्सटेंशन वर्कर का काम क्या है कि फार्मर को एजुकेट करने जाएगा वो, या विलेज लेवल पे वो एजुकेट करने जाएगा वहाँ के लोगों को, उनकी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड को उसको क्या करना, सुधारना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल जो इम्पोर्टेंस इसके अंदर जो रहने वाली है वो पार्टिसिपेशन की, मतलब वो लोग जो हमारा जो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर कुछ भी हम उनको अगर इंडिविजुअल को अगर हम देना चाह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन, तो उसका कोऑपरेशन ज़रूरी होना चाहिए और वो पार्टिसिपेट करेगा तब भी हम अपनी बात उस तक रह पाएंगे। हम जाए अभी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने चले गए विलेज में या फार्मर्स के लिए और वो उसमें हमें क्या करें, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे
वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो हम किसको नॉलेज देंगे? किसी को नहीं देंगे। क्या मतलब वो हमारे वहाँ पे जाने का? 2 आदमी आ रहे हैं और हमें जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी थी वो 100 लोगों के लिए करनी थी। तो उनका क्या है, सभी लोग आने चाहिए, सभी के लोगों की इंटरेस्ट की वहाँ पे बात होनी चाहिए, तभी तो लोग वहाँ पे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे। तो सभी के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए ताकि सब लोग कोऑपरेट करें और उसके अंदर क्या करें, पार्टिसिपेशन अच्छा कर पाए। तो हमें ये वाला प्रिंसिपल भी याद रखना कि सबका कोऑपरेशन, वो कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन है जो उनका ज़रूरी है, और साथ में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी हमारे लिए एक्सटेंशन एजुकेशन में ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, हम चलो उसको कोई नई टेक्निक सिखाने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। वो हम कैसे डेवलप करेंगे कि उस चीज़ को, जैसे कि हमने कोई नई वैरायटी रिलीज़ की है और वो हम फार्मर को बताना चाह रहे हैं कि ये वाली वैरायटी है, आप इस एरिया में इस वैरायटी को लगाओ, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब किसी चीज़ को करके फिर सीखना। अब क्या करेंगे, फार्मर को हम पहले दिखाएंगे लगा के, एक पर्टिकुलर एरिया, सैम्पल एरिया में लेंगे, वहाँ पर लगाएंगे, फिर वो देखेगा कि यार वास्तव में इस चीज़ के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है। तो उसको क्या हुआ, अब उसको समझ में आ गया ये चीज़ कि यार वास्तव में ये जो नई वैरायटी है ये इफेक्टिव है। तो वो क्या करेगा, अब बड़े स्केल पे या लार्ज स्केल पे उस चीज़ को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो ये लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल भी उसके अंदर होना चाहिए कि अगर हम किसी को एजुकेट करने जा रहे हैं तो उसको पहले करके दिखाए, या हम खुद करें उस चीज़ को, फिर उसको दिखाए, फिर उसका रिजल्ट्स वो देखेगा, एनालाइज करेगा, फिर वो उसको अपने स्केल अपने ऊपर वो क्या करेगा, लागू करेगा, वो फार्मर या जो भी हम विलेज का लोग है वो उस चीज़ को। यहाँ पे बताया रखा है, एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। Learning by doing involve use of maximum number of the sense, hence it is very difficult to changing behavior। तो इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस को हमें यूज़ करना है, और इससे क्या करेगा, वेरी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, वेरी इफेक्टिव रहेगा। हम अगर किसी चीज़ को करके दिखाते हैं तो वो उनको इजीली जल्दी ज़्यादा समझ में आएगी, और उसके रिजल्ट्स भी वो खुद देखेंगे तो उनको अपने स्केल के ऊपर जल्दी अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है अडेप्टिबिलिटी प्रिंसिपल। इन द अडेप्टिबिलिटी प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। अडेप्टिबिलिटी जो प्रिंसिपल है वो इसके अंदर देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या कहना चाह रहा है, द यूज ऑफ टीचिंग मेथड मस्ट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू द अडेप्टेड to be adapted to the members of the community who differ in age, education, economic status, sex, pronouns to change etc। तो ये देखेंगे, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम कोई भी टीचिंग मेथड है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसको हम चेंज करें। मान ली किसी मेथड से उनको समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, दूसरा मेथड यूज़ करना है, उससे उस चीज़ को समझाना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो हमने मेथड जो डिज़ाइन किया है या जो हमने जो मेथड बनाया है हम उसी मेथड से सिखाएंगे, चाहे अगर जो सामने वाला है उसको शायद समझ में ही नहीं आ रहा हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस मेथड से अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो फ्लेक्सिबल करके, उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, मेथड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उससे हम क्या है दूसरे मेथड से उसको समझा देंगे। और ये कहना चाह रहे हैं कम्युनिटी, जैसे अपन देख रहे हैं एज डिफरेंस है, कोई अलग एज का है, वहाँ पे आपको आप जाओगे तो अलग अलग एज के फार्मर दिखेंगे। कोई अभी नया जो अभी कोई 25 से 30 में एज में दिखेगा, कोई 50 से 55 में दिखेगा, कोई 70 साल का दिखेगा। तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दिखानी है। जैसे कोई नया एज का जो फार्मर है उसको अलग तरीके से समझ में आएगा, जो पुरानी एज का ज़्यादा बूढ़ा हो गया फार्मर उसको उसके जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है उस चीज़ से उसको उस चीज़ में समझ में आएगा। उनका डिफरेंस देखना है, कौन कितना एजुकेटेड है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका सेक्स कैसा है, मेल है या फीमेल है, और ये सारी चीज़ें अपने को क्या करनी है उसके अंदर देखनी है। फिर उसके अंदर हमारा जो अडेप्टिबिलिटी जो प्रिंसिपल है इसके अंदर में क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और उसी के अकॉर्डिंग उनको समझाना है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल और लीडरशिप है, इसमें देखने को मिलेगा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीडर इन द एक्सटेंशन प्रोग्राम इज द वन सिंगल फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द दोज प्रोग्राम। ये कहना चाह रहा है लीडरशिप उसके अंदर जरूरी होनी चाहिए। हमें लीडरशिप उन फार्मर्स के अंदर क्या करनी पड़ेगी, विलेज के अंदर क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम का जो एक तरीके से जो सक्सेस या फेल्योर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके लीडर के ऊपर। तो हमें उनके अंदर क्या करनी है, लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है, ताकि वो एक तरीके से उनकी जो भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने लीडर को बताए, लीडर उस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करेगा और उसका सॉल्यूशन उनको ला के देगा। तो लीडरशिप का जो प्रिंसिपल है वो हमें उनके अंदर क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है होल फैमिली प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि द फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एड्स इन मनी मैनेजमेंट, बैलेंस फार्म एंड फैमिली नीड्स, एजुकेट द यंगर मेंबर्स
अस्योर्स फैमिली सर्विस टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो ये कहना चाह रहा है द फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। हम किसी अब सब सोसाइटी किस चीज़ से बनती है, आप सबको पता है, खूब सारी फैमिली मिलती है तभी जाके सोसाइटी बनती है। तो फैमिली क्या है, यूनिट है किस चीज़ की, सोसाइटी। क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, क्रिएट करती है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। एड्स ऑफ मनी, मनी का मैनेजमेंट, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फैमिली ही अब सभी लोग डिसाइड करेंगे कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है पैसे को, कि कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें क्या करती है, डिसाइड करती है फैमिली। बैलेंस फार्म एंड फैमिली नीड्स, फार्मर जो हमारी फार्म, जो हमारा खेत है उसकी, और साथ साथ में जो हमारी जो फैमिली की नीड्स है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि हमें कितना रखना है घर में खाने के लिए, पीने के लिए, और कितना हमें जाके सेल करना मार्केट में। एजुकेट द यंगर मेंबर्स, और जो हमारे यंगर मेंबर्स है फैमिली में उनको क्या करना, एजुकेशन देनी है। अश्योर फैमिली सर्विसेज टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो हमें क्या करना, फैमिली का भी जो एक तरीके से उनके जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या करना चाहिए, उनके अंदर डेवलप करना चाहिए, ताकि फैमिली मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो, जिससे फार्म का मैनेजमेंट भी होगा और जो यंगर वंस होगा उनको अच्छी एजुकेशन भी मिल पाएगी। नया जो प्रिंसिपल है जो कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसके अंदर कह रहा है अनलेस द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रोग्राम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू द रन। ये कहना है जब तक लोग कोई भी हम प्रोग्राम, जैसे हमने कोई प्रोग्राम वहाँ पे विलेज में रन किया, वो सक्सेस ही नहीं हुआ, जब तक वो सक्सेस नहीं होगा तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो वो दोबारा कभी ऐसे प्रोग्राम में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना, सेटिस्फेक्शन उनको ज़रूरी है उस चीज़ को, चाहे वो हमें कैसे भी उनको देनी हो, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन देना उनको। उसी के बाद में वो क्या करेंगे, अभी अगर फ्यूचर में हम और भी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वहाँ पर लेके आते हैं तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये सेटिस्फेक्शन हमें ज़रूरी है जो भी है फार्मर्स है उन, और जो हमारे विलेज के पीपल है उनको देना। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कुछ बता रखे हैं, इनको देख लेते हैं, इसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। तो एक्सटेंशन लेस एम्फसिस ऑन हाउ टू टीच इंस्टेड ऑफ व्हाट टू टीच सो डैट द पीपल कैन बी एनकरेज टू अडेप्ट न्यू रिसर्च टेक्निक्स इजीली। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कई बार कि एक्सटेंशन जो एम्फसिस है वो किस चीज़ के ऊपर लेस करती है। तो ये आपको याद रखना, ये वाली लाइन, इट इज़ डिपेंड ऑन हाउ टू टीच इंस्टेड ऑफ व्हाट टू टीच। इनको उनका ये मतलब होता है, उनको ये इससे एक्सटेंशन में हमें क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार हम क्या सिखाए, सबको पता रहता है क्या सिखाए, वो तो हमें सभी को पता रहता है, लेकिन कैसे सिखाए ये ज़रूरी है। अगर क्योंकि 10 लोग हैं, 10 लोगों को पता है कि मेरे को सामने वाले को क्या सिखाना है, मेरे को ट्रेनिंग देनी है इसको कि है ना हार्वेस्टिंग कैसी करनी है, किसी जो नई वैरायटी आई है या नई क्रॉप उन्होंने लगाई है। अब डिपेंड करता है, ये तो सभी को पता है कि हमें सिखाना क्या है, वो टू टीच तो सभी को पता है, लेकिन किस तरह सिखाए कि जो सामने वाला है उसको ईजिली समझ में आए और इफेक्टिव मैनर में समझ में आए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम क्या सिखाए वो तो सभी को पता रहता है, कैसे सिखाए, उसको कैसे चीज़ को सिखाना है कि ईजिली सामने वाले को समझ में आए, वो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फिर कहना चाह रहा है द डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंज एजुकेशन इज ऑफ जनरल नॉलेज, और हमें क्या करना चाहिए, उनके अंदर एक तरीके से जनरेट नॉलेज जनरेट करने का हमें क्या करना होना चाहिए, एक डिसिप्लिन है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो हमें क्या करना, उनके अंदर नॉलेज डेवलप करने का जो एक तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, एक मोटो इसके अंदर होना चाहिए। इट इज़ आल्सो हैज़ टू बी टेक इनटू अकाउंट द वेरियस प्रॉब्लम्स इमर्जिंग एट द सोशल लेवल ड्यू टू द implementation of the development programs। ये कहना चाह रहा है कि it has also take into account the various problem emerging at a social level due to implementation of the development programs। अब क्या कहना चाह रहा है कि जो हमें प्रॉब्लम्स वगैरह उनके अंदर अगर हम कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके द्वारा कोई प्रॉब्लम उनको क्या जनरेट हो गई, तो हमें क्या करना, उसका भी उनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन परमानेंट टाइम पर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी हमें ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन इज प्राइमरली फॉर द रूरल डेवलपमेंट। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो मेनली किसके लिए है, वो गांव के डेवलपमेंट के लिए है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग नेसेसरी चेंज इन द बिलीफ्स एंड व्यूज़ ऑफ द पीपल। और हमें इसका जो मेन है, जो ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो ये है कि हमें प्राइमरी जो नेसेसरी चेंजेस है वो हमें लेके आना उनकी सोच के अंदर, और उनका जो व्यूज़ है वो किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, चेंजेस लेके आने हैं। इट इज़ यूटिलाइज टू मेक साइंटिफिक मेथड अवेलेबल टू द रूरल पीपल सो डैट दे कैन रेस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी साइंटिफिक मेथड वगैरह हम डेवलप कर रहे हैं उनको क्या करना, फार्मर्स को पहुंचाने ही एक्सटेंशन एजुकेशन का काम होता है। क्या ताकि इससे क्या होगा कि
एक्सटेंशन एजुकेशन से हम क्या करेंगे, जो न्यू मेथड्स वगैरह है, नई वेराइटीज़ है, नए जो भी हमारे डिजीज़ कंट्रोल के मेथड है, वो अगर फार्मर तक पहुंचाएंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे उनको क्या होगी, इनकम जनरेट होगी और उसके साथ उनका क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इन इंडिया द एम ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एम है वो है कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हमें क्या करना है, एक डेवलपमेंट करना है, उसका क्या करना है, विकास करना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, मोदी जी वाला ये विकास नहीं है, ये वाला अलग विकास है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये विकास किसका नहीं है, मोदी जी वाला नहीं है, ये वाला विकास अलग है। फिर बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन प्लेस मेजर रोल इन ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन रूरल पीपल। और रूरल पीपल में हम क्या कर रहे हैं, एक डिज़ायरेबल चेंज है वो हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप क्या लिखिए, एग्री कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, जिससे कि मैं देखूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है या नहीं। तो ये भी तो देखना ज़रूरी है कि आप एंड तक वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, चलो आप तो अपना नाम लिख देना, ठीक है, एग्री कॉन्सेप्ट मत लिखना, आप अपना नाम लिख देना। तो इसी साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।